हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार 27 दिसंबर को 1 साल पूरा कर रही है। इस 1 साल के दौरान हिमाचल को क्या मिला, क्या है हिमाचल के लिए उनकी योजनाएं, कैसे वो 2019 का सामना करेंगे, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, 1 साल कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं होता राजनीति के अंदर, लेकिन अनुभव दे जाता है। इन 1 सालों का अनुभव आपके लिए कैसा रहा? निश्चित रूप से बहुत कुछ इस 1 साल के कार्यकाल में सीखने को मिला। भले ही हम राजनीति में मैं पिछले 21 वर्षों से विधायक हूं, लेकिन इस नई जिम्मेवारी के साथ जिम्मेवारी का एहसास और उसके साथ साथ में जो बीच में ऐसी भी परिस्थिति आती हैं जब कोई निर्णय करना होता है, महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है, जल्दी करना होता है, तो उन सारे विषयों को लेकर के निर्णय क्या किया जाए, ये प्रश्न सवाल दिमाग में आता है। और उन सारी परीक्षाओं के दौर में से मुझे संतोष है कि जो भी हमने निर्णय लिए वो निर्णय सही निर्णय लिए और उसका परिणाम कि 1 साल बहुत शानदार उपलब्धियों के साथ हमने पूरा किया है। हिमाचल की राजनीति में पीढ़ी का बदलाव हुआ है, एक पीढ़ी चली गई, एक नई पीढ़ी आई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये भी आपकी बात से हम सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश में मात्र सत्ता परिवर्तन नहीं, पीढ़ी का भी परिवर्तन हुआ है। और जहां तक पीढ़ी का परिवर्तन हुआ तो उसमें लोगों की एक उम्मीद थी कि हट करके काम होना चाहिए, नए तरीके से काम होना चाहिए, नयापन दिखना चाहिए, लगना चाहिए। और उस सारी चीज को लेकर के जो जो किया जा सकता था हमने हट करके काम किया और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ वर्किंग शुरू की। सबसे बड़ी बात, तो पहली बात जिस बात को लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता महसूस हो रही है, आमतौर पर क्या होता था, सत्ता परिवर्तन होता था, पहला निर्णय ये होता था पूर्व सरकार के इन निर्णयों को हम बदलते हैं और उसके साथ साथ में इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करते हैं। ये एक प्रक्रिया शुरू होती थी, बदले के भाव के साथ कुछ चीजें होती थी, लेकिन हमने बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं किया। हमने कहा कि बदले की भावना के साथ काम नहीं होगा, हम सिर्फ काम पर फोकस करेंगे। और इसलिए हमारी कैबिनेट की अगर आप देखेंगे, पहली कैबिनेट के पहला महत्वपूर्ण जिसमें मानवीय दृष्टिकोण, जो बुजुर्ग लोग थे उनकी सेवा के लिए जो पेंशन का प्रावधान, उसको 80 साल की उम्र के से नीचे करके 70 साल के ऊपर सभी लोगों को पेंशन का प्रावधान किया। तो मानवीय दृष्टिकोण, राजनीतिक निर्णय नहीं लिया हमने, लेकिन समाज के लिए हट करके करना चाहिए, नया करना चाहिए और बदले की भावना से काम करने की जो एक परंपरा थी उसको विराम दिया। चूंकि मैंने बात करी कि पीढ़ी का बदलाव हुआ है सर, तो शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल जी के संरक्षण में, या ये कहें कि उनके साए में हिमाचल की राजनीति पिछले कई दशकों से चलती थी, क्या आपको दोनों नेताओं का सहयोग मिल रहा है और क्या आपको लगता है कि पीढ़ी के बदलाव को जो नीचे का काडर है वो एक्सेप्ट कर पाया है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने दोनों नेताओं के साथ काम किया है। इससे पहले मुझे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के नाते भी काम करने का मौका मिला। उस वक्त मेरी आयु बहुत छोटी थी और हिमाचल के इतिहास में शायद सबसे कम आयु के अध्यक्ष के नाते काम करने का मौका मिला और उस वक्त पार्टी सत्ता में लाई, अध्यक्ष रहते हुए 2007 की बात है ये। और उस वक्त से उन सब लोगों ने हमारा काम देखा था और उसके बाद जहां तक अभी जो नई जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी में भी मुझे दोनों नेताओं का सहयोग मिला और सहयोग के साथ साथ में हम समय समय पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, निर्णय करते हैं। दोनों का सहयोग अच्छी तरह से मिला। लेकिन उसके बावजूद जहां तक नीचे वाली जो आप कह रहे हैं कि नीचे वाली पीढ़ी, नीचे की पीढ़ी के साथ तो नीचे के संगठन के ढांचे के साथ हम वर्षों से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अगर मैं कहूं, जिस प्रकार के एक क्रम से होकर के अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने की दृष्टि से अगर किसी ने काम किया तो मुझे लगता है कि हमारी उसमें बहुत एक अहम एक भूमिका रही। मैं मंडल के अध्यक्ष से लेकर के जिला का अध्यक्ष, युवा मोर्चा का हमारा स्टेट का अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष और उसके साथ प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष, ये तमाम एक एक सीढ़ी से होकर के हम यहां पर पहुंचे। ऐसा नहीं है कि अचानक आ गए, एकदम आ गए। तो इसलिए नीचे से पार्टी के सब साथियों ने प्रदेश भर में हमको काम करते देखा है, वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई नहीं आज तक। 10,000 करोड़ रुपए आप केंद्र से लेकर आए हैं, आपको लगता है इन चीजों का, इन पैसों का निवेश किस तरफ होगा और किस तरफ क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी राज्य में विकास के लिए? मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमें सरकार बनने के बाद, क्योंकि केंद्र से सीधा पैसा
अनटाइड ग्रांट जो है वो पहले कभी मिलती थी, अब आज की दौर पे वो मिलना संभव नहीं है, बंद है लगभग। लेकिन उसके बावजूद हम हिमाचल के विकास को तेज गति से आगे बढ़ा सके, उसके लिए हमने अपने अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ बैठ करके हमने चर्चा की। हमने कहा कि नए प्रोजेक्ट बना करके हम भेजें विभागों के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की ओर से। हमने वो प्रोजेक्ट्स भेजे, टूरिज्म का भेजा, हॉर्टिकल्चर का भेजा, एग्रीकल्चर का भेजा, और उसके साथ साथ में इरिगेशन का भेजा, वाटर सप्लाई का भेजा, और उनकी स्वीकृति आने के साथ साथ और उसका फॉलोअप किया। और मुझे इस बात का संतोष है कि इतने छोटी से कार्यकाल में इतनी बड़ी राशि नए प्रोजेक्ट के कंसीव करने के बाद, सबमिट करने के बाद स्वीकृति मिलना, ये आज से पहले हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं है। और ये पैसा निश्चित रूप से जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से अब हम आने वाले समय में काम करने वाले हैं। हिमाचल में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मैंने देखा आपने काम करना शुरू कर दिया है, नया ऐड शुरू हो चुका है एफएम चैनल्स और बाकी जगहों पर हिमाचल का। तो पर्यटन को लेकर आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी, किस तरह से पर्यटन को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिमाचल में पर्यटन अभी तक मोटे तौर पर अनदेखा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि पर्यटन के बारे में बातें बहुत होती रही, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से जो करने की चीजें हिमाचल प्रदेश में थी वो चीजें हुई नहीं थी, इसमें सच्चाई है। और आज से पहले कभी भी इस सेक्टर को फोकस करके काम, प्लानिंग नहीं थी, हमारा विजन नहीं था। और सहज रूप से, क्योंकि हिमाचल एक सुंदर है प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक शांत प्रदेश है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है, तो लोग इस अट्रैक्शन के कारण हिमाचल प्रदेश में आते हैं, लेकिन सहज रूप से आते हैं। हमने कोई प्रयत्न किया, प्रयास किया टूरिज्म को यहां डेवलप करने के लिए, टूरिस्ट को इंटरेक्ट करने के लिए, यहां आने के लिए, तो अट्रैक्ट करने के लिए हमने जो प्रयत्न करने चाहिए थे वो सब पहले, आज से पहले हुए नहीं उस तरह से जिस स्तर पर होने चाहिए थे। अब हमने बहुत फोकस होकर के काम करने की कोशिश की है और मुझे इसकी बात की प्रसन्नता है कि उसमें हम सफल हो रहे हैं। टूरिस्ट बड़ी तादाद में आ रहे हैं। नए नए इनिशिएटिव्स हिमाचल प्रदेश में 3-4 हम साइट और डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसका हमने पिछले बजट में प्रावधान किया। नई राहें नई मंजिलें, इस प्रकार से एक योजना हमने शुरू की है हिमाचल प्रदेश में। उसमें हमने जो डेस्टिनेशन उनको डेवलप करने के लिए हमने एडीबी के माध्यम से कुछ एक 1900 करोड़ रुपए की हमने उसमें फंडिंग का प्रावधान भी किया और बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू हो गया। और उसके साथ साथ में हेली टैक्सी के लिए भी हमने हिमाचल प्रदेश में इनिशिएटिव लिया है। और यहां तक कि मुझे लगता है कि शायद हिमाचल प्रदेश एक पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य होगा जहां मुख्यमंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर भी, मैं 3 दिन के लिए हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट आता है चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़ जाना चाहे तो उनके लिए हमारे पास जो चॉपर था, उस चॉपर को भी हमने कहा कि इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका उपयोग हो रहा है। पिछले कुछ अरसे से वो थोड़ा सा बाधित हुआ था क्योंकि टेक्निकली कुछ खराबी आई थी उसमें चॉपर में। अब हम फिर से उसको शुरू करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि और महसूस भी होता है कि एनजीटी के ऑर्डर थोड़ा आर्बिट्री हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी पर्यटन को लेकर कई सारी संभावनाओं को रोकते हैं, या ये कहें कि कई सारे रोड ब्लॉक्स बनते हैं। हालांकि वो भले के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी ये फीलिंग आती है कि इमीडिएट इफेक्ट इसका जो है वो निगेटिव होगा। इसको देखते हुए आपको लगता है किस तरह की चुनौतियां हैं हिमाचल प्रदेश में? ये सचमुच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो चीजें पहले कुछ अरसा पहले अगर ठीक की होती तो शायद मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी इस सारी चीजों में एंटर नहीं करता। लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित हुई तो जिसमें ये सारी चीजें हुई है और उसके कारण थोड़ी असुविधा निश्चित रूप से हुई है। हम कोर्ट के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में विकास को किसी तरह से वो विराम नहीं मिलना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए। इन सारी बातों के लिए जो पक्ष अपना रखना था वो हमने सब जगह रखा है और धीरे धीरे उसमें उस दृष्टि से आगे जो है हमको सहयोग भी मिल रहा है। जो चीजें गलत हुई हैं उनको ठीक करने के लिए तो वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले समय में एहतियात के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 3 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। इसको देखते हुए आपको 2019 में क्या लगता है, इसके क्या राजनीतिक परिणाम होंगे? देखिए, जीत हार चुनाव में चलती ही रहती है और ये
3 प्रदेशों के परिणाम आए हैं और इन परिणामों में अगर मैं कहूं बड़ी, जिसको बोल सकते हैं कि बड़ी हार हुई है। हम मुकाबले में बहुत करीब रहे, बहुत नजदीक पहुंचे हैं, तो इसलिए ये एक तरफा जीत नहीं है। फिर भी उसके बावजूद जब जीत होती है तो उत्साह बढ़ता है, जीत नहीं होती है तो उत्साह में कमी स्वाभाविक रूप से कई बार आती है। लेकिन हमारे पास जब 2019 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नेतृत्व हमारे पास है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो नेतृत्व देश की आवश्यकता आज की तारीख में जो महसूस हो रही है। देश की आवश्यकता मजबूत नेतृत्व की है और वो मजबूत नेतृत्व किसी दल के पास पूरे देश भर में नहीं है, वो हमारे पास है, हमारी पार्टी के पास है, नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। इसलिए जब लोकसभा का चुनाव आएगा, मेरा यह मानना है कि जिन प्रदेशों में भले ही कांग्रेस की सरकार बनी हो, लेकिन वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में सीटें लेकर के आएगी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो पाएगा 2019 के इलेक्शन में? क्योंकि एमके स्टालिन जैसे नेता हैं और भी अन्य कई नेता हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना चुके हैं। देखिए, 1-2-3 प्रदेशों के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात वो इस निष्कर्ष पे पहुंचना, कांग्रेस पार्टी में अभी तक राहुल के नेतृत्व पर भी अपने अंदर ही अपने आप ही प्रश्न चिन्ह है कई तरह के। बाकी दलों की जहां गठबंधन महागठबंधन की बातें कर रहे हैं वहां तो प्रश्न है ही है, इसलिए मैं उस सारी चीज पे बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी जी की तुलना की ही नहीं जा सकती है। अगर राहुल गांधी जी को कांग्रेस या जो उनके गठबंधन के साथी हैं अगर वो करना चाहे वो उनका विषय है, लेकिन ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि मोदी जी और भी मजबूत होकर के निकलेंगे जब तुलना होगी। बात कैसे करते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, निजी जीवन कैसा है, सार्वजनिक जीवन कैसा है, इन सारी बातों पर आज समाज बहुत बारीकी से सोचता है, विचारता है, उसके बाद निर्णय करना कि उचित क्या है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी नेता पूरे देश भर में आज की तारीख में मोदी जी के मुकाबले में कहीं दिखता नहीं है, खड़ा नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये मानना है जब चुनाव होगा 2019 का, देश के सामने एक बहुत मजबूत जो है वो नेतृत्व जो दिखता है वो नरेंद्र भाई मोदी जी। लोग कहते हैं कि सीटें घटेंगी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो जहां पर महागठबंधन हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो जहां पर काफी सारी सीटें मिली थी, राजस्थान में पूरी में से पूरी सीटें मिल गई थी, लेकिन अब बयार बदली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, हिमाचल में 4 में से 4 का रिकॉर्ड आप दोहरा पाएंगे? पिछली बार 2014 के चुनाव हम 4 सीटें जीते थे और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करके मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है तो उसको हल्के में लेने का तो सवाल पैदा होता नहीं और हम मतलब हल्के में किसी चुनाव को लेते भी नहीं है। हम गंभीरता से ले रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि 4 की 4 सीटें हिमाचल प्रदेश से अब की बार हम जीत करके देंगे और इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनाव में बन गया है या इस माहौल में बन गया है वो है किसानों की कर्ज माफी का। एज ए चीफ मिनिस्टर, किसानों की कर्ज माफी को आप उचित मानते हैं, सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, सही उचित का विषय एक जगह है। देश की परिस्थिति आर्थिक दृष्टि से क्या है, प्रदेश की परिस्थिति क्या है, राजनीति करना और ठीक चुनाव से पहले करना ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है। प्रदेश का हित भी इस पे नहीं है, देश का हित भी इस पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो कांग्रेस जो करने जा रही है उनको कुछ नहीं चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। प्रदेश कहां जा रहा है, देश कहां जा रहा है, उसकी चिंता उनको है नहीं। मतलब ये दूरगामी परिणामों को देखते हुए नहीं किया गया? बिल्कुल दूरगामी परिणाम की दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत व्यावहारिक निर्णय उस तरह से नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपको भी बागवानी किसानों का खास तौर पर कर्ज माफ करना चाहिए? हम देखिए, हम किसानों की आमदन बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ में जहां जिस छोटी मोटी राहत जो देने की बात होगी उन बातों पर विचार करें, लेकिन हम सीधे सीधे इस तरह से राजनीतिक निर्णय लेकर के प्रदेश को इस ऐसी परिस्थिति में डालें तो मुझे लगता है कि वो उचित निर्णय नहीं है। खुद कुछ अरसे के पश्चात वो लोग भी इस बात को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। तो आपको लगता है किसानों को ये बात समझनी चाहिए कि फौरी कर्ज माफी उनके लिए उचित फैसला नहीं है? देखिए, अभी बात कही है हमने, मैं
बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा हूं इस निर्णय का। किसानों को राहत मिलनी चाहिए, मैं इस पक्ष का हूं। लेकिन उसके बावजूद अभी उन्होंने सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इसका ऐलान किया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कर्जा कितने लोगों का माफ होता है, किन किन लोगों का माफ होता है और किस कैटेगरी का माफ होता है, किस सीमा तक का माफ होता है, ये सारे विषय अभी देखने के विषय है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आने वाले समय में थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन निर्णय में किसान की भावनाओं का सम्मान करने से ज्यादा इसमें राजनीतिक लक्ष्य एक हासिल करने का लगता है, जिसके लिए कांग्रेस ने ये निर्णय लिए है। आखिरी सवाल सर, आपको क्या लगता है राम मंदिर के लिए सरकार को बिल या अध्यादेश लाना चाहिए? हमारा ये मानना है, देखिए बड़ी स्थापित मानसिकता है, स्थापित मान्यता है हमारी सब लोगों की, हमारे समाज में, पूरे देश की। मैं कहूं कि जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था वहां पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। और इसमें न परिवर्तन पहले हुआ है, न आज हुआ है और न आगे होने की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा ये मानना है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, रास्ता कोई भी निकले, चाहे वो अध्यादेश का हो, चाहे उसके साथ साथ चाहे वो कोर्ट निर्णय करे, लेकिन ये रास्ता आगे खुलना चाहिए, ये होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए? देखिए, इस बात को लेकर के हमारा कहना उचित नहीं होगा। पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जो निर्णय करेगा, लेकिन हम इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये स्थापित मान्यता है हमारे सब लोगों की, भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर भगवान रामचंद्र जी का बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में हमको बताया और साथ ही ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए उनकी सोच क्या है।